ढूंढता हूँ सबिस्तां सबिस्तां चिरागां चिरागां। आज अपने इन हाउस जर्नल के प्रथम एडिशन के लॉन्च के साथ जम्मू कश्मीर फाइनेंस एंड अकाउंट सोसाइटी ने एक नई शुरुआत की है। मैं समझता हूँ कि यह कार्य पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इफ्तिकार साहब देर आए दुरुस्त आए। और आगे मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो संतोष वैद्य जी ने उस बात को अपने उद्बोधन में कह दिया है। सामान्य तौर पर हमने अनुभव किया है कि आम आदमी सरकारी मशीनरी में दो चार चेहरों से ही वाकिफ होता है, उन्हीं से उनका आमना सामना होता रहता है। लेकिन उस मशीनरी का जो पावर सिस्टम है, जिसे हम फाइनेंस या अकाउंट कहते हैं, जो बैकग्राउंड में रह करके विकास के पहियों को चलाने का काम करता है, वह तभी दिखाई पड़ते हैं जब इस तरह के किसी कार्यक्रम के आयोजन होते हैं। मैंने मुझे भी मैं समझता हूँ कि बीडीओ क्या तहसीलदार के नीचे के लेवल के भी अधिकांश लोगों को मैं पहचानने लगा हूँ, लेकिन 4-5 फाइनेंस के अफसरों के अलावा मैं किसी को नहीं पहचानता। इसलिए इतिहास में भी इस बात पर हमेशा चर्चा हुई है कि सिर्फ घटनाओं को नहीं बल्कि फाइनेंस अकाउंट से जुड़े व्यक्तित्वों को उनके योगदान के लिए उचित स्थान मिलना ही चाहिए। और थॉमस बकल 18वीं शताब्दी के बहुत चर्चित इतिहासकार थे। उनकी किताब हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन बड़ी प्रसिद्ध किताब थी। उन्होंने इतिहासकारों की अपनी कम्युनिटी को कहा कि हमें सामान्य घटनाओं को छोड़कर उन तथ्यों की खोज डिस्कवर करने की ज़रूरत है जो शासन को चलाने में मदद करते हैं और मानव सभ्यता ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य फाइनेंस और अकाउंटिंग है, जो पूरे समाज की तरक्की और विकास को सुनिश्चित करता है। बकल से हजारों साल पहले, मैंने ईसा पूर्व 376 साल ईसा पूर्व, हमारे ही देश में चाणक्य ने अर्थशास्त्र के जरिए मानवता के कल्याण और उस समय वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना से दुनिया को अवगत कराया था, जब दुनिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं था। और उन्होंने एथिकल अकाउंटिंग की जिम्मेदारी पर बहुत बल दिया था और ये कहा था कि ये सुनिश्चित करें कि धन पैसा लोगों के कल्याण के लिए खर्च हो, राज्य की समृद्धि के लिए इसका उपयोग हो। चाणक्य से लेकर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने तक अकाउंट सर्विस के प्रोफेशनल उसी स्पिरिट को जिंदा रखे हुए हैं। फाइनेंशियल प्रूडेंस, जिसे हम वित्तीय विवेक, उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करने में सदैव मदद करती है। राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण वर्कफोर्स के अन्य लोक सेवकों के साथ मिलकर हर एक योजना में समाज के कमजोर वर्गों में व्याप्त जो गैप्स हैं, उन पर ध्यान देना ये बड़ा आवश्यक है। विश्वसनीय कार्य योजना का इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित करना, उस वर्ग की चिंताओं, आकांक्षाओं और आवाज़ को समझना, तभी समावेशी विकास के निर्माण की नींव पड़ सकती है। जम्मू कश्मीर फाइनेंस अकाउंट के इतिहास में अगर आप सिर्फ पिछले, जो अभी मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी, वैद्या जी ने भी बताया, मेहता जी ने भी बताया, तो मैं समझता हूँ कि ये 3.5-4 सालों का जो बदलाव है वो 75 साल से बराबर में नहीं कहूँगा, उससे भी ज़्यादा है। और मुझे खुशी है कि मेहता साहब उस उड़ान के मुख्य पायलट थे। सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने इस व्यवस्था को यहाँ अंजाम दिया। घटना 1-2 जिक्र कर रहे थे, मैं भी 1-2 अपने अनुभव बताना चाहता हूँ। मैं 7 अगस्त 2020 को आया था। 3-4 दिन बाद मुझे दिग्विजय सिंह जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। साहब, एक मेरे परिचित हैं शुक्ला जी, मुंबई के, 5 साल पहले एक काम किया था उन्होंने, उनका पेमेंट नहीं हुआ, ज़रा देखिए। तो मैं चीफ सेक्रेटरी के अलावा जानता भी नहीं था किसी को। सुब्रमण्यम साहब को मैंने बुलाया और कहा कि ये ऐसे ऐसे फ़ोन आया था, देख लीजिए। उन्होंने कहा सर मैं दिखवाता हूँ।
फिर उसके 3 दिन बाद देवेंद्र फडणवीस का फ़ोन आया, साहब एक मुंबई के हमारे परिचित हैं, वो 7 साल पहले काम किए, उनका पैसा बकाया है। अब ये क्रम हो गया, रोज कोई न कोई फ़ोन आ जाता था। तो मैं थोड़ा गहराई में गया तो जो बात मेहता जी ने बताई उसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। तो पता लगा कि साहब यही व्यवस्था चलती थी इसलिए, लेकिन इस व्यवस्था के बदलाव के बावजूद भी अभी अनेक डिपार्टमेंट्स में अभी भी लोग मुझे मिल रहे हैं कि उनके भुगतान नहीं हो रहे। मुझे लगता है कि ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक बदनुमा धब्बा है। ख़ास तौर से जो ट्रेड और बिजनेस में देश के लोग हैं, उनमें हमारी साख अगर ये बन जाएगी तो मैं समझ कि सब देर से भुगतान होना, पैसा है नहीं देना, इस प्रवृत्ति से मैं केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, बाकी विभागों में भी वो दिक्कत है। इससे किसी न किसी तरीके से मुझे लगता है कि अब हमने जब इतना क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, ट्रांसपेरेंसी में हमारे देश के किसी राज्य से बेहतर अपने को कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस व्यवस्था का भी निर्माण हमें करना होगा ताकि लोगों का विश्वास, भरोसा कायम हो सके। अगर वो भरोसा हम नहीं कायम कर सके तो मैं समझता हूँ कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हमारी इमेज को शायद थोड़ा डेंट लगाएगा। लोग यही कहेंगे कि जो व्यवस्था पहले थी काम हो जाता था, भुगतान नहीं होता था, वो व्यवस्था अभी भी चल रही है। तो मुझे लगता है एक मेरा आग्रह सबसे होगा कि इस बात पर विशेष रूप से हमें ध्यान देने की जरूरत है। और जो बात फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहे थे, मैं समझता हूँ कि कानून बने हैं लोगों की मदद करने के लिए। कानून इसलिए नहीं बने हैं कि लोगों को रोका जाए, और सामान्य तौर पर फाइनेंस के बारे में यही धारणा हर जगह है। मैं उसको ईमानदारी से कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी कठिनाई क्या है, लेकिन कभी दबाव भी हम लोग नहीं देते हैं गलत काम के, लेकिन जो काम हो सकता है उसे रोकना मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। देश की जनता के पैसे के साथ अन्याय है। अब रूल्स ऑफ द रोड लिखा हुआ है कि बाएं से चलिए, अब बाएं अगर बस खड़ी है तो बगल तो जाना पड़ेगा, थोड़ा साइड देना होगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कानून की व्याख्या कैसे समाज के हित में हो सकती है और खासतौर से गरीब आदमी के हित में कैसे हो सकती है, मुझे लगता है ये मेरा सबसे आपसे आग्रह होगा कि इस पर आप जरूर ध्यान दें। मुझे अक्टूबर 28 कभी भूलता ही नहीं है, अंतिम शुक्रवार था 2020 का। 2 दिन पहले उस समय के चीफ सेक्रेटरी मुझे कहे कि साहब दरबार मूव होने वाला है, जरा सेक्रेटेरिएट आइएगा। तो जिस दिन मूव हो रहा था मैं गया तो 217 ट्रकों में फाइल लद करके श्रीनगर से जम्मू जा रही थी। तो हमने कहा ये क्या कहे साहब, ये महाराजा के ज़माने से चले आ रहा। फिर हम लोगों ने तय किया कि नहीं साहब अब ये ट्रक वाला सिस्टम ख़त्म होगा। ये जो होटल एक व्यापार बन गया था कि इतने कमरे श्रीनगर में लिए जाए 6 महीने किराए पर इतने कमरे, धीरे धीरे चीज़ें अब बहुत बदल गई हैं। अब तो मैं उसको दोहरा नहीं रहा हूँ, जो बातें कही जा चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। और एक समय था जब भारत के प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ता था कि 1 रुपया हम भेजते हैं तो 14 पैसा पहुँचता है। ये 2014 के बाद देश में एक बड़ा जैम ट्रिनिटी ने एक बड़ा बदलाव किया और अब 1 रुपया जा रहा है तो 1 रुपया ही पहुंच रहा है। ये व्यवस्था देश में कायम हुई और जम्मू कश्मीर में भी कायम हुई। फाइनेंशियल रिफॉर्म की वजह से फंड्स की समय से उपलब्धता, इफेक्टिव और स्पीडी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में जम्मू कश्मीर ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं उन वाक्यों को एम्पावरमेंट, टीआरडीटी, टेंडर, ईग्रास, मैंने ये सब आपके लिए रोज के शब्द हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। एम्पावरमेंट पोर्टल, मैंने ये जो भी किया जा सकता था ये मुझे लगता है कि आप सबने किया है। और एक बात का हम लोगों ने भी ध्यान रखा कि फाइनेंस का अफसर हमारा जो हो, जो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल है वही हो, ये भी हमने ध्यान रखा है। उसमें कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं की गई। ये नई व्यवस्था की तुलना किसी कालखंड से करना मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। पिछले अनेक दशकों से यहाँ भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी थी। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के इकोसिस्टम पर मैं समझता हूँ कि जितना प्रहार किया जा सकता था वो किया गया है। और डिजिटल गवर्नेंस के कारण आम आदमी खुद को महसूस कर रहा है कि आज हम एम्पावर हुए। और एक बात मैं आपसे कहूँ, मुझे एक बड़े पत्रकार एक दिन मुझे इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि चुनाव कब होंगे। मैंने कहा भाई इसके लिए भारत
में एक संवैधानिक व्यवस्था है, चुनाव आयोग तय करेगा कि चुनाव कब होंगे। देश की संसद में देश के गृह मंत्री जी ने जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर एश्योरेंस दिया है, उसका पार्लियामेंट के फ्लोर पर दिए गए एश्योरेंस को लोग यही मानते हैं कि जरूर होगा। लेकिन उनको मैंने एक बात कही कि आप बड़े मीडिया हाउस के हैं, आप जरा एक इंडिपेंडेंट गुप्त तरीके से लोगों की राय ले लीजिए जम्मू कश्मीर में। कहे क्यों? हमने कहा कि अब मैं कहूँगा तो आपको बुरा लगेगा, 80% लोग यही वोट करने वाले हैं कि यही व्यवस्था चलती रहे, किसी दूसरी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। मैं आपको जनता की राय बताऊँ और आप मुझसे ज़्यादा रहते हैं, आप भी पूछ करके देख सकते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको दर्द है और वो दर्द वाले लोगों के लिए तो दिक्कत है, तो वो कुछ भी कहेंगे, बेसिर पैर की बात कहते हैं, आदत है उनकी, और कहने में शर्म भी नहीं आती है और बड़ी बेशर्मी से कहते हैं, जैसे लगता है कि ईमानदारी का तगमा उन्हीं के जिम्मे था। सरकारी खजानों पर जिन लोगों ने ढाका डाला, गरीबों का हक मार करके चंद रसूखदारों का खजाना जिन लोगों ने भरा, जम्मू कश्मीर बैंक को कहां पहुंचा दिया इन लोगों ने, मैं समझता हूं कि उनको ज्यादा तकलीफ है। और कुछ न कुछ दुष्प्रचार चलता रहता है। जब ये सिस्टम लागू हुआ तो अब तो काम हो ही नहीं सकता है। काम भी होने लगा, अच्छे से होने लगा। शुरुआत में नई व्यवस्था थी, लोगों को दिक्कत थी, अब लोग सीख गए। और मुझे लगता है कि भारत सरकार से पैसा जम्मू कश्मीर को बराबर बाकी राज्यों की तुलना में ज़्यादा मिला है। ये कोई नया नहीं हुआ है, पहले भी यही मिलता था, लेकिन अब तो विचार करना हुआ कि अब मिलता था तो ज़्यादा कहाँ था। शराब की दुकान एक ताज़ा उदाहरण है, नेताजी गवाह हैं, आप में से भी बहुत लोग जानते हैं। देश का अकेला राज्य था कि जिसको लीकर का लाइसेंस मिल गया, उसके बाद उसके बेटे को, बेटे के बेटे को हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि साहब ट्रांसपेरेंट ढंग से गवर्नमेंट को बिडिंग करनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट बिडिंग हो गई, 10 करोड़ रेवेन्यू आता था। उसी साल 110 करोड़ आया, इस साल 313 करोड़ आया है। रश्मि सिंह को भी मैं बधाई देता हूं और टैक्स डिपार्टमेंट के अपने सभी साथियों को भी बधाई देता हूं। लेकिन आपका नेट बहुत व्यापक हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो आपके नेट में नहीं। मुझे लगता है कि अगर टैक्स नहीं लोग देंगे तो कैसे विकास के काम हो सकते हैं। सर्विसेज तो तभी दी जा सकती हैं जब सर्विसेज का आप पेमेंट करेंगे। अब इस मानसिकता से लोग अगर बाहर नहीं आएंगे तो मुझे लगता है कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा हम लोग ले चुके बिजली लेने में, और मीटर लगेगा तो लोग कहेंगे साहब मीटर की जरूरत नहीं है। और वो लोग कहेंगे जो समर्थ हैं, गरीब आदमी कहे मुझे कोई दिक्कत नहीं, और अगर सामर्थ्यवान लोग पैसा भरेंगे तो 100-150 करोड़ रुपया, जहां इतना घाटा है 200 करोड़ रुपया किसान और गरीब आदमी को दूसरे दिन हम लोग माफ कर देंगे। लेकिन जो देने में समर्थ है वो वही बहाना करते हैं, वही समाज में गलत धारणा फैलाते हैं। अब ये केवल हमारा अकेला काम नहीं है, या चीफ सेक्रेटरी या फाइनेंस सेक्रेटरी का काम नहीं है। आप जहां बैठते हैं, मेरा दूसरा निवेदन आपसे है कि इन बातों के लिए आपको भी मुखरित ढंग से बोलना चाहिए। शासन सबकी संयुक्त जिम्मेदारी, और इस काम के आप भी बराबर भागीदार। तो मेरा निवेदन होगा कि इसके लिए भी आपको समाज में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोज जाकर के बोलिए, लेकिन जहां ये चर्चा हो, क्योंकि लूट के दरवाजे आपने बंद किए, आप व्यवस्था से परिचित हैं, तो मुझे लगता है कि ये बात आपको कहनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने करप्शन की नदियां बहाई थी, उन पर अब कोई रहम करने की जरूरत नहीं है। चाहे जितनी बयानबाजी कर लें, कानून के अंतर्गत ही काम होगा। दूसरी कोई व्यवस्था यहां नहीं चलने वाली है जब तक नरेंद्र मोदी इस देश में प्रधानमंत्री हैं, या जब तक हम लोग, ये हम कहना चाहते हैं। आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं कि किस तरह से अनावश्यक रूप से पैसे खर्च होते थे। लंबे समय तक लोगों को इंतजार करना पड़ता था। आदत थी कि प्रोजेक्ट आज शुरू हो रही, समाप्त कब होगी कभी लिखा ही नहीं जाता था, बार बार कहने के बावजूद। अब धीरे धीरे उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अनेक तरह के खेल हुए। इस कैंसर को आप सबने समाप्त किया है। मैं आप सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय ने कुछ बातें अपने कैडर की कही है, मैं
संतोष वैद्या अच्छे अफसर हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी क्या बेहतर समाधान हो सकता है उस पर आप काम करके रिपोर्ट देंगे। केवल फाइनेंस ऑडिट नहीं, किसी भी हमारे अफसर की, किसी कर्मचारी की कोई समस्या जो जेन्युइन है उसको जरूर किया जाएगा। जो इनजेन्युइन है आप समझ, मैं ये भी जानता हूं कि यूनियन और एसोसिएशन तो कुछ तो जेन्युइन कह दिया, कुछ इसलिए कह दिया कि हमारा दबदबा बना रहे, तो वो कहने के लिए कही जाती है। तो जो कहने के लिए आप कहें उसको रख लीजिए, जो करने लायक है वो जरूर किया जाएगा, ये मैं आपको भरोसा दे सकता हूं। मैं ज़्यादा कुछ कहने के पहले एक बहुत नेताजी को वो किस्सा मालूम है, एक बड़ा मशहूर किस्सा है, तो ऑन ए लाइटर नोट मैं उसको आपको सुनाता हूँ। एक हिंदी के बड़े प्रसिद्ध व्यंग्यकार हुए बिशन टंडन। सारिका एक हिंदी की मैगजीन पहले निकलती थी, जिन लोगों की हिंदी में रुचि थी वो पढ़ा करते थे। तो उन्होंने एक लेख लिखा, जनक का धनुष किसने तोड़ा। तो लंबी कहानी है, मैं बहुत संक्षेप में 3 मिनट में खत्म करूंगा। कहानी की शुरुआत होती है, व्यंग है उसमें। भारत सरकार बहुत चिंतित हुई कि देश का विकास क्यों नहीं हो रहा है। बैठक हुई और फिर हुआ कि एक आयोग बने, जो तो आयोग बना, अध्यक्ष बने, उसके सदस्य बने। आयोग की बैठक हुई तो आयोग के लोगों ने कहा कि भाई अगर देश का विकास होना है तो सबसे पहले शिक्षा ठीक होनी चाहिए, और शिक्षा तभी ठीक होगी जब प्राइमरी स्कूल हमारा ठीक होगा। तो ग्रामीण रूरल इलाके में लोग गए किसी प्राइमरी स्कूल पर। अब वो जम्मू कश्मीर स्वाभाविक रूप से नहीं रहा होगा, कहीं यूपी बिहार या कहीं दूसरा इलाका रहा होगा। तो वहाँ जो हेडमास्टर साहब थे वो, थोड़ा ठंड का मौसम था, चारपाई पर धूप निकली हुई थी, लेटे हुए थे। तो वो चेयरमैन साहब पहुँचे, उन्होंने बताया कि मैं इस कमीशन का चेयरमैन हूँ और मैं आया हूँ आपके स्कूल का हालचाल लेने। तो हेडमास्टर साहब खड़े हुए, उनका स्वागत किया, नमस्ते किया, कहा कि साहब मेरे विद्यालय का अनुशासन भी बहुत उच्च कोटि का है और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। चलिए आपको मैं ले चलता हूँ हमारे विद्यालय की सबसे जो ऊंची कक्षा है, मैंने कक्षा 5 उसमें। तो ले करके गए, वहाँ एक अध्यापक पढ़ा रहे थे, सीता विवाह का प्रसंग पढ़ाया जा रहा था। तो आयोग के अध्यक्ष जी गए और मैंने सभी बच्चे खड़े हो गए। जब जो अध्यापक पढ़ाए थे उनका बैठ जाओ, तो सब बैठे। तो हेडमास्टर साहब जो थे उन्होंने कहा देखिए अनुशासन उच्च कोटि का। उन्होंने कहा बिल्कुल। तो एक लड़के से उन्होंने पूछा कि जनक का धनुष किसने तोड़ा। तो उसने कहा मैंने नहीं तोड़ा। फिर दूसरे से पूछा, तो बारी बारी से सबने यही कहा कि जनक का धनुष मैंने नहीं तोड़ा। फिर जो अध्यापक पढ़ा रहे थे उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा साहब मैं जब से हूँ 10 साल से यहाँ कोई जनक का धनुष नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ किसने तोड़ा। हेडमास्टर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा मैं भी 15 साल से हूँ, मेरे कार्यकाल में कोई जनक का धनुष नहीं। संयोग से जो रिटायर्ड हेडमास्टर थे वो उसी गांव के थे, उनको बुलाया गया। तो उन्होंने कहा साहब मैंने तो बड़े लंबे काल तक यहाँ सेवा की, मैं जब था तब भी जनक का धनुष नहीं था, तो मुझे भी नहीं पता है। अब वो आयोग के जो अध्यक्ष थे उनको समझ में आ गया कि पठन पाठन कैसा है, और वो बेचारे वहाँ से चले गए। और हेडमास्टर साहब बड़े चिंतित हुए, तो अपने अध्यापकों के साथ सलाह किया और उन्होंने कागज कलम मंगाई। और जैसे यहाँ एजुकेशन अफसर होते हैं, हमारे यहाँ सिस्टम में प्राइमरी शिक्षा के लिए बेसिक एजुकेशन ऑफिसर होता है और एक तहसील स्तर पर सब डिविजनल इंस्पेक्टर होता है। तो उसको चिट्ठी लिखा, महोदय मेरे विद्यालय के जनक का धनुष खो गया है, इससे पठन पाठन में बहुत बाधा उत्पन्न हो रही है, कृपया अविलंब मेरे विद्यालय के लिए एक जनक का धनुष उपलब्ध कराएं। वो भेज दिए। वो बेचारे दौरे पर रहते क्योंकि बहुत सारे स्कूल उनको देखने पड़ते थे। 10-15 दिन बाद आए, देखे तो कागज पढ़ने की आदत नहीं थी, संस्तुति के साथ अग्रसारित, मैंने रिकमेंडेड एंड फॉरवर्डेड। फिर वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर गया, बेसिक शिक्षा अधिकारी, घूमते घामते, अब बीच का मैं छोड़ रहा हूँ, अंत में सेक्रेटेरिएट पहुँच गया। सेक्रेटेरिएट गया तो एजुकेशन सेक्रेटरी साहब उस दिन बहुत दुखी थे, किसी मीटिंग से आए थे, कोई बढ़िया प्रस्ताव था उनका मेडिकल कॉलेज बनाने का। तो फाइनेंस सेक्रेटरी ने मना कर दिया था, साहब नहीं हो सकता है। तो जब देखे तो कहा ये प्रस्ताव इतना अच्छा है कि अगली बार कैसे फाइनेंस सेक्रेटरी मना करेंगे। तो प्रस्ताव फाइनेंस तक पहुंचे, उसके पहले उन्होंने बड़ी तैयारी की।
मैंने होम सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी, डीजीपी और होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। फिर ये हुआ कि भाई जिन जिन विद्यालयों पर जनक का धनुष है उनसे हिंसा तो नहीं भड़क रही है, इसका जरा एक हर थाने से रिपोर्ट मंगाई जाए। तो हर थाने को अब ये प्रक्रिया करते करते वो 31 मार्च उस समय बहुत महत्वपूर्ण तारीख होती थी, तो अंतिम सप्ताह आ गया। और अंतिम सप्ताह जब आ गया फिर बैठक हुई। तो इस बार तो जोश में गए थे एजुकेशन सेक्रेटरी साहब कि इस बार कैसे मना करेंगे। गए, डिस्कशन शुरू हुआ, तो बाद में जो निर्णय हुआ, फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा साहब प्रस्ताव आपका बहुत अच्छा है, इस वित्तीय वर्ष में इस पर विचार नहीं होगा, अगले वित्तीय वर्ष में देखा जाएगा। तो सामान्य रूप से इस तरह की बहुत सारी, मैंने 2-4 किस्से और मुझे याद है, लेकिन समय नहीं कि मैं उसका जिक्र करूं, कभी करूंगा। तो इस तरह की कहानियां बहुत बनी हुई। मुझे लगता है कि अब इन किंवदंतियों से, इस टेक्नोलॉजी के युग में हमें बाहर बहुत कुछ हमने ठीक कर लिया है। और मुझे लगता है कि एक बात का ध्यान रखना कि हमारा हर फैसला अनेक लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। अगर ये हमारे ध्यान में होगा तो कभी मुझे लगता है कि हम न देर करेंगे न कोई गलत फैसला करेंगे। इतना ही आप सबसे आग्रह करता हुआ फिर से आप सबको इस आयोजन की बहुत बहुत बधाई देता हुआ, जम्मू कश्मीर के ट्रांसफॉर्मेशन के असली हकदार आप लोग हैं, ये बात मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। आप सब ने जो मेहनत की है उसका परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर ने, आपका बड़ा योगदान है इसमें कि एक बेहतरीन यूनियन टेरिटरी की तरह पूरे देश में अपनी पहचान बना सका है। फिर से एक बार, और जो हमारे नए ऑफिसर्स आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और एक बात, परिवर्तन जो शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, ये बात बराबर ध्यान में रखने की। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, लंबा लंबा भाषण करना और अपने सब को गड़बड़ करना, वो कभी परिवर्तन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जो हम कहते हैं कम से कम वो करने की भी कोशिश करें तो बड़ा से बड़ा काम हम कर सकते हैं। यही बात कहते हुए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।